नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने जियोग्राफी क्लास 6 की बुक लेकर के आए हैं, जो चैप्टर होगा सौरमंडल में पृथ्वी। हम इस 6 क्लास की बुक में जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु होगी उस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अन्य सभी चीज़ों को हम पढ़ते हुए निकल जाएंगे और हम इसलिए इस बुक को आपके सामने लेके आए हैं। एनसीईआरटी की बुक पूरा डिटेल से मैं इसलिए पढ़ूंगा, ये आपके वनडे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खास करके उन दोस्तों के लिए जो सी टेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्य के बाद आकाश में दिखने वाले सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार बिंदुओं से भरा है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में देखते हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा यानी जो हमारा चंद्रमा जो सर्कल के आकार का एक गोला दिखता है, इस चंद्रमा को आप एक महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हो आप। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस रात को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है या पूरा गोलाकार का चंद्रमा मुझे दिखता है, जो जाली रात जिसे कहा जाता है, उस चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि पूर्णिमा की रात को सबसे उजाली रात होती है और उस रात में चंद्रमा हमारा पूर्ण रूप से मुझे दिखाई देता है। उसके अगले दिन से यानी कि 15 दिन के बाद, यानी कि जब पूर्ण चंद्रमा दिखेगा उसके 15 दिन तक ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है दोस्तों। यह नए चंद्रमा जो इंग्लिश में न्यू मून कहा जाता है, अमावस्या यानी कि काली रात, जिसको आप काली रात के नाम से जाने जाते हैं, फिर ये काली रात हो जाती है दोस्तों। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आसमान साफ होगा, बादल नहीं होंगे, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम ऊपर देख नहीं सकते और मुझे देखने में दिक्कत होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड वो सभी चीज़ें होती हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती, मतलब आप जब आसमान की तरफ देखते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हो, वो सभी चीज़ें जो हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब निकालते हैं दोस्तों। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब तारा ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा है, तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। ठीक है दोस्तों, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश जिनके पास होती है उन्हें तारा कहते हैं, और वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश जो है बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है।
अब सूर्य एक तारा है, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों। तो सूर्य जो है उसके पास ऊष्मा भी है, उसके पास प्रकाश भी है। सूर्य के प्रकाश से जो है हम लोग प्रकाश लेते हैं और उसकी ऊष्मा यानी गर्मी भी हम लोग लेते हैं। तो जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होती है वो तारा कहलाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो आप आसमान में बड़े बड़े छोटे छोटे तारे दिखते हो वो सभी सूर्य के समान ही हैं दोस्तों, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः ये अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब ये दूर होने, जैसे आप आसमान में जहाज़ उड़ते हुए देखते हैं दोस्तों, तो जहाज़ जो है इतनी दूर होने की वजह से बहुत छोटी दिखती है। तो इसी तरीके से ये जो तारे हैं वो बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, और ये भी सूर्य की तरह बड़े बड़े तारे हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि आप जब आसमान में, खुले आसमान में देखते हैं तो आपको तारों की विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जैसे कुछ आपको दिखेगा सर्कल बना हुआ है, कुछ धनुष बना हुआ है, या कुछ अलग अलग तारे जो आप जैसे देखते हैं वैसे आपको दिखाई देती है कुछ तारों के समूह से। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आपको आकृति दिखती है दोस्तों वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब आर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? आर्सा मेजर और बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल के एक पार्ट है, और आर्सा मेजर और बिग बियर को नक्षत्र मंडल के पार्ट में रखते हैं। जिससे इसमें कहा गया नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल उसे कहते हैं जो तारों द्वारा बनाई गई विविध आकृति होती हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्योंकि बहुत सी आकृति बनी हुई है तो सभी आकृतियों को एक साथ एक नाम दिया जाए तो वो नक्षत्र मंडल हो गया, और अलग अलग उनका नाम दिया जाए तो वो आर्सा मेजर हो जाता है। और बहुत आसानी से पहचाने जा सकने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल ही है जिसमें 7 तारों का समूह होता है दोस्तों। तो इसमें सप्त यानी कि 7, यहाँ सप्तऋषि है तो सप्त यानी 7 और ऋषि मतलब संत, 7 संतों का समूह या 7 तारों का समूह जो है, जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है दोस्तों। आर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि। अब आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, आप इस इमेज में देखें तो आपको एक लड़की दिख रही है और ये सप्तऋषि ये है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि कितने तारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का समूह जो है सप्तऋषि है, जो ये नक्षत्र मंडल के आर्सा मेजर का भाग है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं दोस्तों। और आप इस ऊपर के भी इमेज को आप एक बार इसको देख लो कि ये लड़की है और सबसे ऊपर आपको ध्रुव तारा दिख रहा है, जो इन तारों से आपको बड़ा दिख रहा होगा, ध्रुव तारा है। फिर उसके नीचे सप्तऋषि तारा है, नीचे लड़की खड़ी है, और ये लड़की जो है इन सप्तऋषि में विद्यमान जो 2 तारे हैं इनको ठीक सीधे एक तारों से दूसरे तारे को मिलाते हुए ऊपर देखती है तो ठीक ऊपर ध्रुव तारा दिख रहा है। तो हम किस तारे की सहायता से देख रहे हैं? ध्रुव तारों में से 2 तारों को मिलाते हुए, आमने सामना मिलाते हुए जब देखते हैं तो ये मुझे सबसे ऊपर मुझे ध्रुव तारा दिख रहा है। अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों ध्रुव तारा क्या होता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बहुत पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी उस समय की बात हो रही दोस्तों, तब तारे देख करके हम दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब ध्रुव तारा की बात आ गई। अभी आपने इमेज में देखा था सबसे ऊपर ध्रुव तारा था, और ये ध्रुव तारा क्या काम करता है? उत्तर दिशा का निर्धारण करता है, उत्तर दिशा को बताता है ध्रुव तारा। इसी ध्रुव तारा कहा जाता है जो उत्तर दिशा को बताता है दोस्तों। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा एक ही स्थान पर रहता है, ये ध्रुव तारा इधर उधर नहीं होता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अभी आपने इमेज में देखा कि सप्तऋषि के 2 तारे को मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ देखते हैं और ठीक उसके सामने जो तारा मिलता है वो ध्रुव तारा कहलाता है दोस्तों। सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे को इंगित करता है। यही चीज़ अभी मैं आपको इमेज में दिखा रहे थे दोस्तों कि ध्रुव तारे को मिलाते हुए आप एक काल्पनिक रेखा खींचो और उसके सामने जो तारा दिखेगा ऊपर की तरफ चमकते हुए सबसे ज़्यादा प्रकाश जिसमें होगा जिस तारे में, वो ध्रुव तारा कहलाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती।
बिल्कुल। तो जैसे अभी ऊपर पढ़ा आपने कि कुछ तारों में या कुछ खगोलीय पिंडों में ऊष्मा प्रकाश होती है, तो बिल्कुल कुछ में नहीं होती होगी, और जिसमें नहीं होती तो कुछ में नहीं होती, जिसमें नहीं होते वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य से कुछ तारे प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता दोस्तों, उन्हें ग्रह कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? जिन तारों के पास है, जिस आकाश खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होते, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह में जैसे पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के पास न ऊष्मा है न प्रकाश, तो पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ये प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। अभी दोस्तों क्या प्लेनेटाइट का मतलब क्या होता है? परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब चारों ओर घूमने वाला ये भी याद रखो कि प्लेनाइट मतलब चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है दोस्तों, क्योंकि इसके पास न तो अपनी ऊष्मा है न प्रकाश है, तो सूर्य से ही अपनी ऊष्मा में प्रकाश लेती है पृथ्वी, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। हाँ दोस्तों, सूर्य जो है पृथ्वी सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे की अगर बात कभी भी की जाए तो सबसे नज़दीकी तारा सूर्य होता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये पृथ्वी की बात हो रही, पृथ्वी भी हमारी चमकती हुई प्रतीत होती है चंद्रमा से देखने पर दोस्तों। तो यहाँ पे एक इमेज है। अभी इस इमेज के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ है। तो चलो पहले हम इमेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक इमेज है। ये सौर मंडल का इमेज है। सौर मंडल के सभी इसमें ग्रह, उपग्रह और इसमें सूर्य सब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के बाद जो है ये सभी उपग्रह हैं। इसके 8 उपग्रह हैं। बीच में ये शुद्ध ग्रह है दोस्तों। सूर्य के सबसे नज़दीक में ये बुध है। बुध के बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों शुक्र है। शुक्र के बाद ये देख रहे हो आप नीले रंग की पृथ्वी है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंगल। मंगल के बाद दोस्तों ये शुद्ध ग्रह आते हैं। एक पट्टी शुद्ध ग्रह की आती है। तो ये शुद्ध ग्रह के पहले 4 ग्रह आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 ग्रह फिर शुद्ध ग्रह, यानी कि ये 4 ग्रह सूर्य के पास हैं शुद्ध ग्रह के अंदर। तो इन चारों ग्रह को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये ग्रह आप ये भी देख सकते हो, शुद्ध ग्रह के आंतरिक ग्रह, और ये बाहर की तरफ है तो वाह्य ग्रह होंगे। तो आप दोस्तों एक चीज़ और अंतर देख रहे होंगे कि इन वाह्य ग्रह की तुलना में ये आंतरिक ग्रह की साइज जो है आकार में छोटे हैं। तो ये आंतरिक ग्रह जो है छोटे भी हैं और आंतरिक ग्रह भी हैं। ये बाहर हैं और बड़े भी हैं। ठीक दोस्तों, एक चीज़ और आप यहीं पे समझ लो कि जो आंतरिक ग्रह हैं छोटे तो हैं ही, ये आंतरिक ग्रह जो हैं ये शैलों से यानी चट्टानों से बने हैं। और वाह्य ग्रह जितने भी हैं दोस्तों ये बड़े हैं, लेकिन ये प्लाज्मा स्थिति में है, यानी ये तरल पदार्थ में बने हुए हैं। तो एक बार इनके क्रम को फिर से देखते हैं। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद फिर शुद्ध ग्रह आते हैं। शुद्ध ग्रह के बाद फिर से दोस्तों क्या आता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी है दोस्तों कि मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह आता है, यानी कि शुद्ध ग्रह जो है हमारा उसके पास जो है आंतरिक ग्रह में सबसे पास में होता है मंगल, और वाह्य ग्रह में सबसे पास में होता है हमारा बृहस्पति दोस्तों। अब नीचे देखते हैं इनके बारे में जो जानकारी दी हुई है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, बड़ा करके इसके बारे में जानेंगे। छोटा दिख रहा होगा अभी। अभी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो आप ये देखो बुध, सबसे पहले बुध के बारे में जानते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 28 दिन में पूरा करता है ये, और अपने अक्ष पे ये 59 दिन में घूमता है दोस्तों। अपने अक्ष पे जो इसका
और चक्कर होता है वो 59 दिन में, और वो सूर्य का परिक्रमण 28 दिन में करता है। फिर दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण 255 दिन में पूरा होता है और अपने अक्ष पे 243 दिन में। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर में 365 दिन में, जिसे हम 1 साल मानते हैं, और अपने अक्ष पर 1 दिन यानी 24 घंटे में, 1 दिन में घूमता है दोस्तों। और इसका एक उपग्रह है, ठीक, चंद्रमा की संख्या 1 है, इसके पास चंद्रमा है। और मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है ये 687 दिन में पूरा करता है, अपने अक्ष पे जो है 1 दिन में पूरा करता है। और इसमें चंद्रमा की संख्या, इसके पास मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है। एक चीज़ और दोस्तों, जो अभी आप आंतरिक ग्रह देखें, आंतरिक ग्रह में जो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध और शुक्र हैं, इनके पास अपने कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा इनके पास नहीं, इनका चंद्रमा ना होने का रीज़न ये है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण ये बुध और शुक्र के पास जो चंद्रमा थे उनको अपनी तरफ खींच लिया, ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है, फिर सूर्य मंगल के पास 2 हैं, तो सिर्फ बुध और शुक्र को छोड़ के सबके पास अपने अपने उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के पास नहीं है। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण 11 साल में होता है, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पे इसका घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है दोस्तों, बृहस्पति के पास 53 है चंद्रमा की संख्या। शनि की बात करें तो शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है और अपने अक्ष में 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है, और इसके पास भी चंद्रमा की संख्या दोस्तों 53 है। दोनों के पास चंद्रमा की संख्या सेम है दोस्तों, लेकिन मान्यता के तौर पर सबसे ज़्यादा शनि को माना जाता है। और इसी के पास शनि के पास जो छल्ले वाले कुछ उपग्रह हैं, तो शनि के पास और वरुण के पास है दोस्तों। तो शनि के पास 7 छल्ले हैं, शनि के पास जो है 7 छल्ले। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, जिसे हम कह रहे थे शैल या चट्टानों से बने हुए हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि वह ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं या बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने दोस्तों। अब यूरेनस के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल और अपने अक्ष पे 17 घंटे 14 मिनट, और चंद्रमा की संख्या इनके पास 27 है दोस्तों। नेपच्यून की बात कर लेते हैं। सूर्य की चारों ओर इसका परिक्रमण जो है 164 दिन में 164 साल में और अपने अक्ष पर इनका घूर्णन जो है 16 घंटे 7 मिनट, और चंद्रमा की संख्या 13 है। तो आपने देखा दोस्तों, सिर्फ बुध और शुक्र को छोड़ के सभी के पास अपने चंद्रमा हैं। बुध और शुक्र को छोड़ के सभी के पास अपने चंद्रमा हैं, सिर्फ बुध और शुक्र के पास नहीं। किसी के पास 2 हैं तो किसी के पास 53 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 13 है, ऐसे संख्या में। सिर्फ बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है ये उपग्रह है। चंद्रमा सभी ग्रह के पास है लगभग, सिर्फ बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास उपग्रह है, और वो उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि इस पृथ्वी के समान है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। आपने देख लिया ऊपर, पृथ्वी के समान 7 अन्य, पृथ्वी को लेकर के 8 ग्रह हो जाएंगे। तो इसमें पृथ्वी को छोड़कर 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो आपने देख ही लिया, चंद्रमा 2 पर छोड़ करके सभी के पास चंद्रमा है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। अभी आपने इमेज में देखा, सबसे पहले सूर्य था,
उसके बाद 8 ग्रह थे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य हो गया और उसका परिवार यानी सौर मंडल का निर्माण हो गया पूरा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या था उसमें, सूर्य और फिर 8 ग्रह। तो सबसे आगे सूर्य था, तो हम सूर्य के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, इमेज में आपको मध्य में स्थित नहीं दिखाया गया, लेकिन वो जो उनका एक सर्कल बनता है उस हिसाब से सूर्य मध्य में ही है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है दोस्तों ये गैसों से बना है, ये प्लाज्मा स्थिति में है और बहुत धधकता हुआ गोले की तरह है। ये इसका खिंचाव बल अपने सौर मंडल को बांधे रखता है। इसमें खिंचाव बल होने के कारण ही सभी ग्रह को अपने तरफ बांध के रखा है कि अपने कक्ष से कोई भी ग्रह इधर उधर ना हो, एक दूसरे से टकराए नहीं। यही वजह है दोस्तों कि जो सबसे करीबी इसके ग्रह बुध और शुक्र हैं, उनके उपग्रह को अपनी तरफ खींच लिया है। ये सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि हमसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। अभी सोचो, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन दूरी कितनी है, 15 करोड़। तो आप एक चीज़ ये भी याद रखो, भूगोल में जो समय और दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर वर्ष की बात होगी, साल की बात होगी, तो 200 साल, 500 साल, करोड़ों साल की बात होगी। और दूरी की बात होगी तो 2000 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 200 किलोमीटर की बात होगी दोस्तों। तो करीब होने के बाद भी ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। आगे फिर आते हैं, सूर्य के बाद हमने ग्रह पढ़ा था 8 ग्रह। तो अब ग्रह देखते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसको तो आपने इमेज में देख लिया। सूर्य की दूरी के अनुसार मैंने आपको इमेज में बता दिए कौन से ग्रह कैसे हैं। जैसे बुध पास में है, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। अरुण और अरुण ये क्रम है दोस्तों इसके, जो 8 ग्रह थे आपके। तो मैंने आपको इमेज में भी दिखा दिया था और यहाँ पे बता दिया। आगे देखते हैं, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी वो बताया कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल है, ये खिंचाव बल है, इस वजह से सभी ग्रह अपने कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले, ये आपको याद रखना, रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में। ये जो दीर्घ वृत्ताकार है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीर्घ वृत्त एक वृत्त होता है दोस्तों। वृत्त कि उसकी परिधि पूरी बराबर होती है। परिधि मतलब कि उसके अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ आएँ, दाएं जाएं, बाएं जाएं, तो वहाँ मध्य से दूरी बराबर होती है। लेकिन जो दीर्घ वृत्ताकार होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार में ऊपर और नीचे की दूरी तो सेम होगी, लेकिन दाएं और बाएं की दूरी बढ़ जाती है, तो इसे दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। और हमारा सौर मंडल की कुछ ऐसी स्थिति दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, ये कक्षा कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सभी ग्रह अपने अपने रास्ते पे चलने से कक्षा कहलाते हैं, और अपने कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं आते, नहीं तो ये आपस में टकरा जाए। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है, आपने पढ़ी देख लिया इमेज में। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं, ये भी पढ़ लिया आपने ऊपर इमेज में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। हाँ दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको सूर्य का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य की भगनी कहा जाता है, ठीक। और सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई थी, उसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो प्लूटो है एक छोटा ग्रह है, और इसको जो एक मानक आकार होता है ग्रह का, उस आकार से ये छोटा ग्रह है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, यह कह करके कि ये ग्रहों से आकार में छोटा है, और इसे बौने आकार का नाम दे करके इसे हटा दिया गया दोस्तों। अगस्त 2006 में इसको बौना ग्रह कह करके ग्रह की श्रेणी से हटा दी गई। इस वजह से अब ये ग्रहों की संख्या 8 रह गई। पहले जब ये था तो ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अभी आपने इमेज में भी देखा कि तीसरे ग्रह पे पृथ्वी आती है। आकार में ये पांचवा है। अब पांचवा कैसे हुआ दोस्तों? जो बाह्य ग्रह चार थे वो सभी बड़े थे और आंतरिक ग्रह छोटे थे। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी, तो बाहर के चार ग्रह बड़े ही हुए, तो चार तो हो गए। उसके बाद आंतरिक में सबसे बड़ा पृथ्वी, तो पांचवा ग्रह हुआ। तो ये अगर आकार के हिसाब से देखा, अगर आकार के हिसाब से पांचवा है तो आप ऐसे देखो, वाह ग्रह को आप स्टार्टिंग से गिनो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी आता है। इस प्रकार ये पांचवा नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, ध्रुवों के पास ये चपटी है दोस्तों, ये पूरा गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप इसलिए कहा जाता है कि यह ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी है, क्योंकि पूरे गोलाकार में। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, तो ये भुआ हुआ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए पानी और वायु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो पृथ्वी पर ही पाई जाती है, पृथ्वी पर ही संभव है अभी तक। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है दोस्तों। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह यानी कि 71% दोस्तों पृथ्वी पर पानी है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है दोस्तों चंद्रमा। ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास 1/4 है पृथ्वी का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक में है। पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के नज़दीक रहेगा। पृथ्वी के कक्ष में ही ये भी परिक्रमण एवं घूर्णन करता है दोस्तों। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप ये सोचो कि सबसे नज़दीक का तारा है, नज़दीक का तारा होने के बाद भी इसकी दूरी कितनी दूरी पे है? 3,84,000 किलोमीटर दूर पर। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए। जब ये नज़दीक का तारा होने के बाद इतना दूर है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? आगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा जो है 27 दिन में एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पे भी एक 27 दिन में चक्कर लगाता। अब दोनों जो दोस्तों उसकी दोनों गति समान है, तो कभी भी हम उसके पूरे भाग को नहीं देख सकते, क्योंकि जब एक भाग सामने आता है तो दूसरा भाग हट जाता है। और हमारी गति और पृथ्वी की गति लगभग समान है और उसके घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान है। इस वजह से हम नहीं देख पाते। जैसे कि आप एक हाथ में अपने बॉल लीजिए और उस बॉल को घुमाइए, उसका घूर्णन भी वैसे कीजिए उसी गति से और परिक्रमण कीजिए, तो देखो लगातार आप उसकी एक ही स्थिति को देख पाएंगे। पूरी स्थिति को पूरे बॉल को आप नहीं देख सकते। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े पर्वत पठार होते हैं उनसे छाया का निर्माण होता है। मतलब वहाँ पे जो है वर्षा की स्थिति कम बनती है क्योंकि वहाँ पे छाया का निर्माण होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देता है और उस पर प्रकाश ज़्यादा होता है, उजाली रात होती है, इसलिए हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह का मैंने एक आपको पट्टी दिखाया था जो इमेज में, वो सभी क्षुद्र ग्रह हैं जो
जो तारों ग्रहों के अतिरिक्त हैं और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये मंगल और एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। ये भी आपको इमेज में दिखाया था कि आंतरिक ग्रह में मंगल इनके पास है, वायु ग्रह में सूर्य पृथ्वी इनके पास है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी ग्रह होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। किसको? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब ये स्थिति क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि ये उल्कापिंड जो है वो तो चंद्रमा का चक्कर लगा रहे हैं। ये उल्कापिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। अब जब ये उल्कापिंड मतलब कि जो क्षुद्र ग्रह के पास, क्षुद्र ग्रह मतलब पृथ्वी और चंद्रमा और उल्कापिंड एक लाइन में आ जाते हैं, यानी कि पृथ्वी और उल्कापिंड के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उल्कापिंड वहाँ से या क्षुद्र ग्रह वहाँ से अपनी तरफ चंद्रमा खींचता है क्योंकि करीब में हो जाता है। और जब तक उल्कापिंड वहाँ से टूट करके इधर गिरने को होता है सूर्य चंद्रमा पर, तब तक चंद्रमा जो है अपने परिक्रमण की वजह से आगे खिसक जाता है। अब ये चंद्रमा तो आगे खिसक गया, फिर उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी पर ही गिरने वाला होता है। पृथ्वी पर ही गिरने के कारण अब पृथ्वी पर आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर कई लेयर में गैस बनी हुई हैं, जैसे कई मंडल में बांटा गया है इसको, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये सारी जो गैसें हैं, इन सब गैसें इन उल्कापिंड जैसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड पत्थरों से बचाती है। तो जब आते हैं तो ये गैसें जो है इनको जला देती हैं और ये ऊपर ही चल जाते हैं, नीचे नहीं गिर पाते। लेकिन जब कभी कभी गिरते हैं धरातल पर तब गड्ढे बन जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति तभी बनती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं दोस्तों। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर सफ़ेद फैली चौड़ी पट्टी की एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें यह भी बताया गया है कि जो आसमान की तरफ जब आप देखते हो तो बहुत सारे असंख्य तारे आपको दिखाई देते हैं, वो मिल्की वे कहलाते हैं, यानी आकाश गंगा वही होता है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौर मंडल जो है उस आकाश गंगा का एक भाग है। अब आसमान में जब आप देखते हैं बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे एक सफ़ेद पट्टी दिखाई गई है, चारों तरफ काले काले बादल से दिख रहे हैं। तो ये मतलब आपको जो तारे दिख रहे हैं वो बहुत सारे, वो आप मान लो कि आकाश गंगा है। अब आकाश गंगा का एक भाग सौर मंडल हो जाता है, तो सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। मतलब इसके समूह को आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों। मतलब उसमें करोड़ों तारे होंगे और बादल होंगे, गैसें होंगे, इन सबको मिलाकर के आकाश गंगा का निर्माण होता है। इसी में एक स्थिति बनती है हमारे सौरमंडल की। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगा को मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पे? ब्रह्मांड किससे बन गया? इसी मतलब कि करोड़ों तारों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे आप इस इमेज को देखो और समझो, ये सर्कल है, यहाँ पे आप हो। आप कहाँ पे रहते हो? पृथ्वी पर।
हाँ दोस्तों, आप हो, आप कहाँ पे हो? पृथ्वी पर। और पृथ्वी कहाँ है? सौर मंडल का एक भाग है। और सौर मंडल किसका भाग है? आकाश गंगा का एक भाग है। और आकाश गंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड में। तो सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से छोटा आकाश गंगा। और आकाश के अंदर कौन है? सौर मंडल। सौर मंडल में कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी पे कौन है? हम लोग हैं। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ उनका संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, बिल्कुल। हम पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, बिल्कुल सौर मंडल के भाग है, क्योंकि पृथ्वी और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है। और हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्लास 6 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर को हमने पढ़ा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। अब अगर आपको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए अच्छा है, आपके सीटेट या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर बना सकता है, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान दें, महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास करें। और इसी तरीके से हम आपके लिए अगला चैप्टर भी लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द दोस्तों। धन्यवाद।